हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग सेफ़ और सिक्योर होंगे। दोस्तों, ये मेरा 6th वीडियो है आरडी इंजन रीबिल्ड सीरीज़ में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे आरडी इंजन के सबसे क्रिटिकल पार्ट की, जो कि है ये क्रैंकशाफ्ट। दोस्तों, मेरे केस में ये क्रैंकशाफ्ट ही है जो रीज़न है मेरा आरडी इंजन रीबिल्ड करने का। तो आज हम लोग इस क्रैंकशाफ्ट की बात करेंगे। इसमें कौन कौन से क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, मैं वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूंगा। दोस्तों, हो सकता है कि काफ़ी आप लोग जो हैं आरडी एक्सपर्ट्स हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन पता होगी, उनके लिए ये बहुत यूजुअल इन्फॉर्मेशन है। मगर दोस्तों, मेरे जैसे लोग जिन्होंने पहले कभी बिल्ड नहीं किया है आरडी, तो उनके लिए मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है। मैंने ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों काफ़ी आरडी एक्सपर्ट्स के साथ बात करने से और शेयरिंग इन्फॉर्मेशन की है उनके साथ, तब ये इन्फॉर्मेशन सारी सामने आई है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं, ताकि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन जो है एक वीडियो के थ्रू मिल सकती है आप लोगों को। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट, हर बार की तरह, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। तो चलिए हम लोग क्रैंकशाफ्ट की बात करेंगे दोस्तों। ये मेरी क्रैंकशाफ्ट है और यही रीज़न है कि मेरे को मेरा आरडी का इंजन रीबिल्ड करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, क्रैंकशाफ्ट अब मुझे रिपेयर करानी है, क्योंकि जो इसका एक वेट है, जो लेड वाला वेट है, वो लूज़ हो गया है, जिस वजह से कि मेरे को ये रिपेयर करानी है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, क्रैंकशाफ्ट रिपेयर करना बहुत ही स्किल और एक्सपीरियंस का काम है। सब लोग जो हैं इसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं। कुछ ही लोग हैं दोस्तों जो कि इसको अच्छे से ठीक कर पाते हैं, जिस हिसाब से यामाहा रिकमेंड करता है। तो ये भी एक दोस्तों रीज़न है जिस वजह से कि क्रैंकशाफ्ट जो है उसकी लाइफ बहुत कम होती है, और हम फिर ब्लेम करते हैं आरडी को कि यार आरडी का इंजन जो है बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, ये रिलायबल बाइक नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है। ये 10,000 से ज़्यादा आरपीएम पे रोटेट करती है क्रैंक, इसलिए इसको रिपेयर जो करना है यामाहा के स्टैंडर्ड से करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इंडिया में बहुत ही कम लोग हैं जो इसको कर पाते हैं। दोस्तों, जब भी क्रैंक रिपेयर होती है तो उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो बैलेंसिंग और एक इसकी अलाइनमेंट। क्योंकि दोस्तों ये क्रैंक जो है 2-3 पार्ट्स को जोड़ के बनाते हैं, तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी जो अलाइनमेंट है ये 180 डिग्री होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि ये 10,000 से भी ज़्यादा आरपीएम पे रोटेट करेगी। अगर थोड़ा सा भी इसमें किंक है तो ये नहीं चल पाएगी, और जितने भी पैसे आपने बेयरिंग्स पे, सील्स पे लगाए हैं, वो सब बेकार हो जाएंगे। तो दोस्तों, व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग जैसे हम अपनी गाड़ी में कराते हैं, वैसे ही क्रैंकशाफ्ट का भी बैलेंसिंग और अलाइनमेंट होता है। आपने देखा है कि जब व्हील की बैलेंसिंग करते हैं तो वो एक मशीन पे डालते हैं उसको, और फिर वो घूमता है और मशीन बताती है कि इतना वेट जो है आपको इस पोजीशन पे लगाना है। उसको डायनेमिक बैलेंसिंग कहते हैं दोस्तों। उसी तरह की कुछ बैलेंसिंग जो है क्रैंक्स की होती है। इंडिया में नहीं होती है दोस्तों ऐसी डायनेमिक बैलेंसिंग। तो उसमें एक मशीन में क्रैंक को लगा के घुमाते हैं, वो भी व्हील की बैलेंसिंग की तरह वेट बताता है। उतना वेट जो है आप इन लेड्स के थ्रू इसमें डाल देते हैं। एक दोस्तों होती है स्टैटिक बैलेंसिंग, जिसमें आप एक जिग में क्रैंकशाफ्ट को लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा भारी एरिया है, उस हिसाब से उसके ऑपोजिट में वेट कैलकुलेट करके लगाते हैं, ताकि इसका जो वेट है वो बैलेंस हो जाए। तो उसको कहते हैं बैलेंसिंग। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी ऐसा होगा जो कि इसकी बैलेंसिंग करता है। सेकंड पार्ट है अलाइनमेंट। जैसे मैंने आपको बोला दोस्तों, तो अलाइनमेंट के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बिल्कुल 180 डिग्री सीधी क्रैंक होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। अलाइनमेंट के लिए दोस्तों डायल गेज यूज़ करते हैं। मैंने भी डायल गेज लिया है। तो ये है मेरा नया डायल गेज दोस्तों। इसको यूज़ करते हैं इसकी अलाइनमेंट चेक करने के लिए। तो मैंने ये डायल गेज ले लिया है। अभी मेरे को ये यूज़ करना अच्छे से नहीं आता, अभी मैं इसको सीख रहा हूँ। वंस दोस्तों मेरे को ये आ जाएगा तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, इसको एक स्टैंड की हेल्प से यहाँ पे लगाते हैं और धीरे से इसको रोटेट करते हैं, और फिर देखते हैं कि इसके अलाइनमेंट प्रॉपर है या नहीं है। तो बैलेंसिंग और अलाइनमेंट दोस्तों
क्रैंकशाफ्ट रिपेयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, और जैसे मैंने कहा ज़्यादा लोग इंडिया में ये नहीं कर पाते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है, जिस वजह से कि हमारी जो क्रैंक्स हैं वो ज़्यादा उनकी लाइफ नहीं होती है। तो अब आती है दोस्तों एक और चीज़ की बारी। जब मैंने बताया आपको कि इस क्रैंकशाफ्ट को जोड़ के बनाते हैं तो इसमें पिन्स होती हैं। वो पिन दोस्तों यहाँ लगती है इस कनेक्टिंग रॉड को, ये कनेक्टिंग रॉड है। इस कनेक्टिंग रॉड को इस वेब से जोड़ने के लिए यहाँ पे पिन लगी हुई है। जब ये स्टैंडर्ड कंपनी से आती है तो उसको स्टैंडर्ड साइज़ बोलते हैं दोस्तों, और उस पिन को प्रेस करते हैं काफ़ी भारी प्रेस से, ताकि वो इसके अंदर फिट हो जाए। अब जब इसको रिपेयर करना है दोस्तों तो इसको डिसमेंटल करना पड़ेगा। ये कनेक्टिंग रॉड अगर आपको चेंज करनी है तो वो पिन निकालनी पड़ती है, क्योंकि वो पिन बहुत भारी वेट से प्रेस करते हैं। इस वजह से दोस्तों ये जो एरिया है, जो वेब है, हल्का सा एक्सपैंड कर जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको डालना है तो इसकी जगह पे आपको ओवर साइज़ पिन डालनी पड़ती है। यामाहा दोस्तों RD350 के लिए रिकमेंड नहीं करता है, उनके पास कोई भी ओवर साइज़ पिन जैसा कुछ नहीं आता है। मगर हमने इंडिया में ये जुगाड़ कर लिया है कि ये पिन बना लेते हैं थोड़ी सी ओवर साइज़, जो कि इसके अंदर डाल देते हैं। वंस एक बार स्टैंडर्ड पिन जो है वो लूज़ हो जाती है। अब दोस्तों पिन ओवर साइज़ पिन आपने डाल दिया है इसके अंदर, ये इसको वेब बोलते हैं। तो इसके अंदर आपने ओवर साइज़ पिन डाल दी है। जो कनेक्टिंग रॉड है आपकी दोस्तों, ये जो उसका एंड है जिसको हम बिग एंड बोलते हैं, वो तो स्टैंडर्ड ही साइज़ है। तो थोड़ा सा जुगाड़ करते हैं पिन के साथ, ताकि वो स्टैंडर्ड साइज़ के कनेक्टिंग रॉड को और उसके बियरिंग को एडजस्ट कर ले। दोस्तों ये भी बहुत प्रिसीजन का काम है, और क्योंकि ये अच्छे से कई बार नहीं हो पाता, इसलिए दोस्तों ये क्रैंक जो है या फिर कनेक्टिंग रॉड के बियरिंग्स टूट जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है दोस्तों कि हमारी जो ये क्रैंक्स हैं या फिर कनेक्टिंग रॉड्स हैं, ये ज़्यादा लाइफ नहीं चल पाती एक बार जब रिपेयर हो जाती है। तो इसलिए देखा आपने कि इसमें बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि अच्छे से रिपेयर होने बहुत ज़रूरी हैं, और जो मेरे हिसाब से दोस्तों इंडिया में ज़्यादा लोग नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों आते हैं कि इनमें कौन कौन से पार्ट्स और चाहिए इसको रिपेयर करने के लिए। मेरे RD एक्सपर्ट फ्रेंड्स ने और मेरे जो मैकेनिक दोस्त हैं उन्होंने मुझे बताया, जब भी आप क्रैंकशाफ्ट को रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये बियरिंग्स दोस्तों, इसमें एक बियरिंग इस साइड है आउटसाइड और एक बियरिंग इस साइड है, 2 आउटसाइड बियरिंग्स और 2 इनसाइड बियरिंग्स, तो ये चेंज करने बनते हैं दोस्तों। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, मैंने ये बेयरिंग्स जो हैं, ओरिजिनल बेयरिंग्स जो हैं परचेज़ कर लिए हैं दोस्तों। इनको दोस्तों डॉटेड बेयरिंग्स बोलते हैं। उसका एक रीज़न है क्योंकि इनमें एक डॉट लगी होती है। मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ बेयरिंग। हाँ, तो दोस्तों मुझे नहीं पता आप देख सकते हो, मगर इसमें ये डॉट है, ये डॉट है। ये दोस्तों आउटसाइड बेयरिंग है, इसमें डॉट होती है, और ये जो इनसाइड बेयरिंग है इसमें एक पिन होती है, ये रही, ये आप देख सकते हो, ये पिन है दोस्तों। ये पिन और ये डॉट दोस्तों ये क्रैंक के अंदर सेट होती है, और ये इसलिए होती है ताकि किसी रेयर केस में ये जो बेयरिंग्स है ये स्पिन ना हो जाएं या ये रोटेट ना हो जाएं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस केस में जो मेरी कनेक्टिंग रॉड है इसमें नॉर्मल बेयरिंग्स है दोस्तों, इनमें कोई भी पिन, इनसाइड में कोई पिन नहीं है, आउटसाइड में कोई डॉट नहीं है। ये रिप्लेसमेंट बेयरिंग्स हैं। मुझे नहीं पता दोस्तों कि ये कौन से बेयरिंग्स हैं। काफ़ी लोग ये बेयरिंग्स चलाते हैं और ये चलते भी रहते हैं, लोगों का एक्सपीरियंस है कि ये बेयरिंग्स चलते रहते हैं। मगर दोस्तों यामाहा रिकमेंड करता है कि आप डॉटेड बेयरिंग्स ही यूज़ करें। मुझे लगता है दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बेयरिंग्स जो हैं इस पर्टिकुलर बाइक के लिए बने हुए हैं, और अगर हम रिप्लेसमेंट बेयरिंग यूज़ करते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं दोस्तों, हमें नहीं पता कि ये जो रिप्लेसमेंट बेयरिंग्स हैं क्या ये 10,000 12,000 RPM की स्पीड को हैंडल कर सकते हैं, क्या ये वो स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं, क्या ये वो हीट मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर जो इनके अंदर ल्यूबिंग के लिए क्रेविसेस हैं क्या वो प्रॉपर हैं यामाहा के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो इसलिए दोस्तों मैंने ये चूज़ किया कि मैं ये ओरिजिनल बेयरिंग डालूँगा। मगर जैसे मैंने कहा काफ़ी लोग दोस्तों ये बेयरिंग्स भी नॉर्मल बेयरिंग्स SKF के या किसी और कंपनी के यूज़ करते हैं और वो चलते भी रहते हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि यही बेयरिंग्स डालने हैं। अगर आप यामाहा के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डालेंगे तब आपको ये ओरिजिनल डॉटेड बेयरिंग डालने चाहिए, नहीं तो ये बेयरिंग्स भी चल रहे हैं दोस्तों, सारी दुनिया चला रही है ये वाली, एटलीस्ट इंडिया में तो ये वाले बेयरिंग्स चला रहे हैं। मेरे भी यही बेयरिंग्स डले हुए हैं, तो कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपको यही वाले बेयरिंग्स डालने हैं अनटिल एंड अनलेस आप यामाहा के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जाना चाहते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों बेयरिंग्स की बात। अब जब हमने इंजन खोला है तो उसमें हमें ऑयल सील्स भी डालनी पड़ती हैं दोस्तों। ये हैं ऑयल सील्स। आरडी के इंजन में 5-6 तरह की ऑयल सील्स यूज़ होती हैं। क्रैंक में एक इस साइड आती है, एक इस साइड आती है, और दोस्तों ये भी इंडिया में अवेलेबल हैं, नकली भी अवेलेबल हैं। एक कंपनी आती है NJK, तो उसके भी ऑयल सील्स अवेलेबल हैं। सेट मिलता है करीबन 500-700 रुपये का। लोग कुछ भी 1500 से 1800 रुपये कोट करते हैं। कई लोग तो नकली भी बेच रहे हैं दोस्तों। ओरिजिनल या तो यामाहा के आपको मिलेंगे ऑयल सील्स ऐसे, या फिर दोस्तों एक कंपनी है ARS, वो ये ऑयल सील्स बनाती हैं। तो ये भी ऑयल सील्स भी बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है दोस्तों आरडी इंजन रीबिल्ड में, क्योंकि ये ऑयल लीकेज को या फिर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी सीपेज को प्रिवेंट करते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अच्छी क्वालिटी की ऑयल सील्स होनी चाहिए दोस्तों। मैंने ये भी UK से ही मंगवाई हैं। तो कुछ जो हैं यामाहा ओरिजिनल OEM है और कुछ जो है ARS कंपनी से बनी हुई है। इसी तरह दोस्तों बाकी भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये न्यूट्रल स्विच है, और जैसे कि ये डमी ऑयल सील भी यूज़ होती है दोस्तों। तो ये भी यामाहा की ओरिजिनल ऑयल सील्स है। ये भी यहाँ मिल जाते हैं। कुछ सेलर्स जो हैं रिप्लेसमेंट पार्ट्स बेच रहे हैं, और कुछ सेलर्स के पास दोस्तों ये ओरिजिनल चीज़ें भी अवेलेबल हैं इंडिया में। प्राइस सबका सब्जेक्टिव है, तो कोई भी कुछ भी प्राइस कोट कर रहा है तो आपको उसके लिए देखना पड़ेगा। अब दोस्तों हमने बात कर ली है क्रैंक रिपेयर की, हमने बात कर ली है बेयरिंग्स की, हमने ऑयल सील्स की बात कर ली है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये कनेक्टिंग रॉड्स। मेरे केस में दोस्तों ये कनेक्टिंग रॉड्स जो हैं न्यूटेक कंपनी की लंबरेटा स्कूटर की रॉड्स हैं। हाँ दोस्तों लोग बेचते हैं RD 350 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का, और जब आप उसको खोलते हो तो आपको ये 200 रुपये वाली कनेक्टिंग रॉड मिलती है बीच में दोस्तों। कुड भी ये भी एक रीज़न है मेरे ये कनेक्टिंग रॉड ख़राब होने का कि इसमें ये स्कूटर की रॉड्स डाली हुई हैं जो 200 रुपये की हैं दोस्तों, 200 से भी कम की होंगी प्रॉबेबली। तो मुझे ये कनेक्टिंग रॉड भी चेंज करनी है। इसमें 2 एंड्स हैं, एक स्मॉल एंड, एक ये बिग एंड, और इनमें भी नीडल बेयरिंग्स होते हैं दोस्तों। बिग एंड के लिए दोस्तों एक स्पेशल बेयरिंग आता है जिसको सिल्वर कोटेड बेयरिंग बोलते हैं। वो ज़्यादा स्ट्रेस एब्जॉर्ब कर सकता है। तो मेरा प्लान है कि मैं वही वाला बेयरिंग लूँगा, और कनेक्टिंग रॉड्स भी अच्छी कंपनी की लूँगा दोस्तों। अभी पैसे ख़त्म हो गए हैं क्योंकि ये पार्ट्स मंगा लिए हैं, तो अभी पैसे नहीं हैं। थोड़ी देर सेव करूँगा, और उसके बाद जब मेरे पास सफिशेंट फंड्स होंगे तब मैं ये अच्छी कनेक्टिंग रॉड्स भी ऑर्डर करूँगा। ये भी कनेक्टिंग रॉड्स भी दोस्तों इंडिया में नकली मिल जाती हैं। ये कनेक्टिंग रॉड्स जनरली तो फोर्ज करके बनाते हैं, मगर यहाँ पे कास्ट कनेक्टिंग रॉड्स मिल जाती हैं। पर फिर वही है दोस्तों, आप वो वाली कनेक्टिंग रॉड्स यूज़ कर लो, फिर 10,000 किलोमीटर के बाद फिर ये कभी बेंड हो जाएंगी या इनका बेयरिंग टूट जाएगा। तो ऐसे केसेस हो सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपके बजट के हिसाब से आपको कौन सा पार्ट यूज़ करना है। जनरली बाहर से मंगाने की वजह से ही दोस्तों इस इंजन रीबिल्ड की जो एक्सपेंस है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ये आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।